Hello kids, welcome to Student Zone for Best Learning. Today our topic is the aristocracy and the new middle class. What is aristocracy? Aristocracy, a person belonging high social rank. मतलब सोसाइटी का एक ऐसा पर्सन जिसको जो है हाई सोशल रैंक प्राप्त हो. एंड न्यू मिडिल क्लास, दिस इज़ आवर टॉपिक. This video is for the class 10th and this topic included in the class 10th history first chapter. Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class in the continent. Socially सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से लैंडेड एरिस्टोक्रेसी कौन है? डोमिनेंट क्लास है. मतलब एक डोमिनेंट क्लास इन द सेंस एक प्रभुत्वशाली शक्तिशाली क्लास है कॉन्टिनेंट का. दे ओन्ड स्टेट एंड प्रॉपर्टी बोथ इन कंट्री साइड एंड टाउन हाउसेस. उनकी खुद का स्टेट है, खुद का अपना एक वर्ग है और खुद की प्रॉपर्टी है कंट्री साइड भी और टाउन हाउसेस के साइड भी. इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप देयर वॉज एन एमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लास हुज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट. वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स यूरोप के जो थे वहाँ पे एक इमरजेंस हुआ कमर्शियल क्लासेस का, जिनका अस्तित्व में आना किसके आधार पे था? ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट. मार्केट के लिए प्रोडक्शन के आधार पे. ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन द न्यू सोशल ग्रुप ए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स केम इनटू बीइंग. इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण नए सोशल ग्रुप्स जो है हुए, जैसे वर्किंग क्लास, पॉपुलेशन, मिडिल क्लास, मेड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसमें मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट भी इंक्लूड थे, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये सब अस्तित्व में आए. इट वॉज द एमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी गेन पॉपुलरिटी. इट वॉज, इनके बीच कौन कौन था? एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस थे और द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी गेन पॉपुलरिटी. मतलब इनके बीच जो है जो नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था उसने पूरी तरीके से पॉपुलरिटी प्राप्त कर ली थी. द मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म. Liberal, what is liberal? Liberal is the concept of freedom. Liberally concept of freedom for government and equality before law. In the sense कि liberty क्या है? एक तरीके से freedom है. किसके थ्रू? बिफोर लॉ के थ्रू. और प्लस एक तरीके से इक्वलिटी होती है एक तरीके से कि पॉलिटिकली तरीके से समान हो, मतलब सबकी नज़र, मतलब कानून ऐसा हो जो कि सबको समान दृष्टिकोण दे सके. फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th century. यूरोप वर क्लोजली रिलेटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. जो आइडियाज़ था किसका? नेशनल यूनिटी का. अर्ली 19th century में यूरोप वर क्लोजली रिलेटेड. उस समय यूरोप जो था वो किस विचारधारा से ज़्यादा क्लोज था, रिलेटेड था? तो वो था लिबरलिज्म. लिबरलिज्म इज़ ए पॉलिटिकल एंड मोरल फिलॉसफी बेस्ड ऑन लिबरली कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्न एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ. लिबरलिज्म मतलब एक ऐसा इस तरीके से पॉलिटिकल और मोरल फिलॉसफी थी जो किस पे आधारित थी? एक तरीके से स्वतंत्रता पे. किसके सामने? बिफोर द लॉ. एक ऐसी फ्रीडम, एक तरीके से खुद की फ्रीडम भी थी और प्लस समानता भी थी कानून के सामने. यही लिबरलिज्म था. फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ. इधर यहाँ दिया भी गया है. न्यू मिडिल क्लासेस के लिए लिबरलिज्म किसके लिए खड़ा हुआ था? एक तरीके से स्वतंत्रता थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी थी और समानता भी थी. ऑल सभी के लिए, बिफोर द लॉ कानून के सामने. इन द फ्रांस द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग पर्सन.
फ्रांस में जो वोट देने का अधिकार था या टू गेट इलेक्टेड या फिर जिसको इलेक्ट किया जाना था, तो उनमें वही लोग आते थे जिनकी खुद की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। मतलब जो इलेक्शन लड़ सकते थे या जो वोट कर सकते थे, तो वो वही व्यक्ति थे जो ऐसा कर सकते थे जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। मेन विदाउट प्रॉपर्टीज एंड वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस राइट्स। आदमी जिनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी, वो वीमेन, वो औरतें, मतलब सॉरी, आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी और प्लस औरतें, ये जो है एक्सक्लूडेड थी, मतलब बाहर थी इस अधिकार से। उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं था कि वो वोट कर सकें या फिर चुने जाएं। इन द इकोनॉमिक स्पेयर, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इकोनॉमिक स्पेयर में मतलब अगर हम लिबरलिज्म को देखें, एक दृष्टिकोण दें किसको, इकोनॉमिकली तरीके से, तो लिबरलिज्म क्या था, एक तरीके से फ्रीडम था मार्केट के लिए, और उन रिस्ट्रिक्शंस के लिए मतलब उन जो स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस थे उनको ख़त्म करने के लिए फ्रीडम था, और जो कि किस पे लगाए जाते थे, जो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स या कैपिटल्स हुआ करते थे उनमें रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए जाते थे उनके पतन या खात्मे का, या उनके लिए एक तरीके से स्वतंत्रता भी लिबरलिज्म थी इकोनॉमिक नज़रिए से। इन 1834 एक कस्टम यूनियंस आर Jolverin was formed which abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2। मीन्स टू से कि 1834 में कस्टम यूनियन जो कि बना था किस लिए, ताकि वो ऑब्लाइज्ड कर सके, पतन कर सके टैरिफ बैरियर्स का, और कम कर सके रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, मतलब कि रिड्यूस कम कर सके नंबर ऑफ करेंसीज को जो कि कहाँ से थे, ओवर टू 30 to 2। नेक्स्ट, इन न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by the spirit of conservatism। मतलब कि जब नेपोलियन को पराजित करने के बाद 1815 के नेपोलियन को पराजित करते हुए जो यूरोपियंस गवर्नमेंट था वो किसके द्वारा चलाया जाता था, उस समय वहाँ पे एक तरीके से कंजर्वेटिज्म का के थ्रू वो सरकार जो है ड्राइव हो रही थी, कंजर्वेटिज्म के थ्रू। कंजर्वेटिज्म क्या है, एक तरीके से विरोध है नए विचारों और परिवर्तनों का। अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो कंजर्वेटिज्म मतलब होता है एक तरीके से रूढ़िवादिता, मतलब जो नए विचारों को एक्सेप्ट न कर सकें, वो लोग जो नए परिवर्तनों को एक्सेप्ट न करें, तो उन्हीं के द्वारा नई सरकार, उन्हीं के द्वारा यूरोपियन सरकार चलाई जा रही थी जब नेपोलियन को 1815 में पराजित करने के बाद। कंजर्वेटिज्म बिलीव दैट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्ची, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टीज एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। जो कंजर्वेटिव्स थे वो उनको विश्वास था कि पहले जैसे शासन वहाँ चलता था, पहले इंस्टीट्यूशन जो होते थे स्टेट या सोसाइटी के, लाइक मोनार्ची और चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी, फैमिली, ये पहले की तरह प्रिजर्व्ड हो जाने चाहिए। द यूरोपियन पावर्स लाइक ब्रिटेन, रसिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया हु हैड कलेक्टिव डिफीटेड नेपोलियन met at Vienna to draw a settlement for Europe। मतलब यूरोपियन पावर्स जैसे ब्रिटेन हुआ, रसिया हुआ, प्रशिया हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, इन्होंने मिलकर क्या किया था, पराजित किया था नेपोलियन को, और ये वियना में मिले और एक सेटलमेंट जो है यूरोप के लिए ड्रा किए। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच एंड दे ड्रीव द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। जो कांग्रेस को होस्ट किया जा रहा था ऑस्ट्रियन चांसलर द्वारा, ड्यूक मेटरनिच के द्वारा, और उसे ने ड्रू किया था किसको, ट्रीटी ऑफ वियना के समझौते को 1815 में। अब हम पढ़ेंगे कि क्या था
मेजर पॉइंट्स क्या थे ट्रीटी ऑफ वियना के? तो द बॉर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। मतलब बॉर्बन डायनेस्टी जिसको डिपोज्ड कर दिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, तो उनको फिर से लाया जाए। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटोरीज इट हैज़ एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। फ्रांस जो है वो अपने टेरिटोरीज़ को खो देगा जो किसके कब्जे में था? नेपोलियन के अंतर्गत आता था। ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट इट्स एक्सपेंशन इन फ्यूचर। मतलब एक सीरीज ऑफ स्टेट, कई स्टेट्स की सीरीज़ जो है वो सेटअप की जाएगी कहाँ पे? फ्रांस की बाउंड्री में, ताकि वो संरक्षित कर सके किसको? जो एक्सपेंशन रहेगा, मतलब जो बढ़ाव रहेगा फ्रांस का वो ना हो सके। Prussia was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy. Prussia was given important new territories on its western frontiers. प्रसिया को दिया गया इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटोरीज़ कहाँ पे? उसके वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे, जबकि ऑस्ट्रिया को दिया गया कहाँ पे? कंट्रोल नॉर्दर्न इटली पे। नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दिया गया। जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, जर्मन का कन्फेडरेशन जो था 39 स्टेट का, वो जो कि सेटअप किया गया था नेपोलियन द्वारा, वो पूरी तरीके से छुआ नहीं गया। इन द ईस्ट रसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रसिया वॉज गिवन ए पोर्शन ऑफ सेक्सोनी। कहने का मतलब पूर्व में रसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, मतलब रसिया को क्या दिया गया? पोलैंड का पार्ट, और जबकि प्रसिया को क्या दिया गया? ए पोर्शन ऑफ सेक्सोनी। द मेन इंटेंशन ऑफ कांग्रेस वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe। मतलब मेन इंटेंशन क्या था कांग्रेस का? वो ये था कि वो फिर से मोनार्की लाना चाहते हैं। मोनार्की मतलब राजशाही, राजा का शासन लाना चाहते हैं, जिसको नेपोलियन द्वारा ओवरथ्रोन किया गया था, मतलब एक तरीके से तख्ता पलट किया गया था या बदल दिया गया था। और वो क्रिएट करना चाहते थे न्यू कंजर्वेटिव को, मतलब वही पूरी तरीके से रूढ़वादिता यूरोप में। Conservative regimes set up in 1815 were autocratic but liberal nationalists opposed the monarchical form that had been established after the Vienna Congress and believed that the creation of nation state was necessary। कंजर्वेटिविज्म ये सेटअप हुआ 1857 में। वो क्या था? ऑटोक्रेटिक था। बट लेकिन लिबरल नेशनलिस्ट ने विरोध किया मोनार्कियल फॉर्म का, दैट हैड बीन इस्टेब्लिश्ड, जो कि इस्टेब्लिश्ड किया गया था वियना कांग्रेस के बाद, और जिससे ये विश्वास भी किया गया कि जो नेशन स्टेट है उसका क्रिएशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको पसंद आए तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं।